हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु कृपा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैथ के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है, कितना वेटेज है, किस चैप्टर को अपने को कितना फोकस करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर अपने को करने चाहिए, कैसे अपने को पढ़ना है, आगे की प्लानिंग अपनी इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, जो अपना एग्ज़ाम है अब ज़्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 150 डेज़ के अराउंड अपने पास टाइम है। पूरे साल हम लोगों ने पढ़ाई किया। अब इन 150 डेज़ में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे समझना है, कैसे अपने स्टडी प्लान को सिस्टमेटिकली आगे की तरफ बढ़ाना है, इस बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपके सामने PDF लेके आया हूँ, इसके अंदर किस पे कितना टाइम देना है, इसका वेटेज कितना है, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर नहीं, जो बोर्ड ने आपको क्वेश्चंस पेपर जारी किए हैं उसको भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, और मार्जिन किस तरीके से उन लोगों ने किया है इसके बारे में बात करूँगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 10-15 मिनट में अपन इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का बेस क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम का बेस है आपका जो कोर्स है, जो आपके नोटिफिकेशन में जो कोर्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th है ना, ये क्या है आपके लिए, ध्यान समझिए। यहाँ पर जैसे नंबर सिस्टम यूनिट वाइज में डिवाइड कर दिया गया है ना। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अपने पास कितने होंगे, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन अभी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन अपने पास हो रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके एक एक यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट फर्स्ट में यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट है ना। यूनिट फर्स्ट का जो वेटेज है ये कितना अपने पास है, 6 मार्क्स है ना। यूनिट फर्स्ट का जो वेटेज है 6 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है, अपने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिविविंग वर्क डन अर्लियर एंड, ठीक है, आफ्टर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, इनको प्रूव करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे LCM SCP भी थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, इनको आप करना है। ठीक है, इनको आपको करना है। और ध्यान से देखिए कि मैंने इसके लिए आपको 4 दिन का समय दिया है कि 4 डेज़ के अंदर आप इसको कंप्लीट करें रिवीजन में। कितने दिन के अंदर, 4 डेज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद से यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप देखो 20 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स इधर कवर कर रहा है ना, अलजेब्रा 20 मार्क्स के। इसमें आपको जैसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपके पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़ने हैं है ना। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए पोलिनोमियल्स को भी आपको ज़्यादा दिन नहीं देना, 4 ही डेज देना है। 4 दिन में आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वे, इसको भी 4 दिन में आपको रिवाइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी 4 दिन में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो यूनिट 2 में अर्थमेटिक पोर्शन यानी कि AP को भी आप 4 दिन में रिवाइज कर लें। यानी यूनिट 2 की बात करें तो 4, 8 एंड 16 डेज है ना। 16 डेज आप इसको देंगे यूनिट 2 को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में अपने पास कितने दिन लिया था हमने, 4 दिन। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में अपने 6 मार्क्स आ रहे थे। यूनिट सेकंड में आपके पास क्या है, 20 मार्क्स हैं, और इसको आपको 16 दिन के अंदर पूरे रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब आ गया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स का है, और ये यूनिट 3 है, इसको भी मैंने 4 दिन दिया है। ज्योमेट्री में आपके पास आएंगे ट्रायंगल्स एंड सर्कल। ठीक है, तो ट्रायंगल आप 8 दिन लीजिए। ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है ना, इसमें थ्योरम से इसको प्रूव कीजिए आप लोग। तो 8 दिन मैंने इसको टाइम दिया है। सर्कल के लिए कितने दिन दिया है, 5 दिन दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना दिन आपको किस पे लेना है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 4 में ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली मैंने डिवाइड किया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल्स। आइडेंटिटीज़ में क्या आएंगे, आपके पास 2-3 आइडेंटिटी हैं, उनके बारे में यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इनमें, और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन सभी में मैंने 3-3 दिन दिए हैं, 3 डेज। और ये देखो ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स के, बहुत ईजी चैप्टर है, और ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको इस पर
कितना फोकस करना है ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। एंड आपके पास यूनिट 4 में देखिए मेंसुरेशन है जो कि 10 मार्क्स का है। मेंसुरेशन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। और इसके लिए मैंने आपको 5 डेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 डेज में आप इसको कवर करेंगे। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको 7 डेज मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। ओके। एंड फिर देखिए आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सबसे ईजी चैप्टर है ये क्योंकि ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये कितने नंबर्स के हैं आपके पास? 11 नंबर्स के हैं, और आपको इस पे मैंने 7 दिन दिया है एंड प्रोबेबिलिटी के लिए 5 दिन दिया है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि जो स्टडी प्लान के साथ मार्क्स, ये टोटल स्टडी प्लान मैंने डिवाइड किया 70 डेज में। अगर आप इसको एक बार रिवाइज करते हो तो बाकी एग्जाम पहले आज से अगर स्टार्ट करते हो तो 70 डेज में ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि 150 दिन अपने पास पढ़ने के लिए, बीच में छुट्टियाँ वगैरह होंगी, तो 150 दिन स्टडी टाइम अपने पास है। तो 70 डेज का ये स्टडी प्लान है आपके पास। और आप देखिए कि बाकी के जो दिन बच रहे हैं, तो आपके पास अगर आपका नोट्स होता है तो आपको 10-15 दिन, 20-25 दिन में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एग्जाम्स तक, ठीक है। और मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा है। क्वेश्चन का पैटर्न जानना अपने लिए कि कितने नंबर से किधर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, ऐसे समझिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे और देखिए यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो बच्चा लेगा सीबीएसई में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स उसके लिए है, और बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आपसे बात करूँगा अभी इसी वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखिए, समझिए, देखिए कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 38 होंगे। एंड देखिए इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया? 5 सेक्शन में, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब सेक्शन ए में देखिए आप यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एसोसिएशन एंड रीजन पर होंगे। तो ये 20 मार्क्स के सेक्शन ए में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे आइए आप देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 से 25, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरी शॉर्ट आंसर। क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, समझिए गलती क्या करते हैं, जब ये स्टार्ट करते हैं करना तो एमसीक्यूज कर लेते हैं और फिर वेरी शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर को बहुत ज़्यादा एलोबरेट कर देते हैं। जहाँ तक उनको वेरी शॉर्ट आंसर में 3 से 4 लाइन मैक्सिमम में आपको आंसर देना होता है, पूरे एक पेज में आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके मार्क्स तो 2 ही मिलने वाले हैं वहाँ से, और आप उसको 2 पेज में भी लिखो तो ही 2 ही मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और आप 4 लाइन या 5 लाइन में, यहाँ पे साफ बोल रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर, आपको जो आंसर देना बहुत ही शॉर्ट टाइप में देना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, है ना। तो आप इसको अगर 3 से 4 से 5 लाइन में मान लेते हैं, है ना, कि 4 से 5 लाइन में इसको दे देना है आंसर, इसका आपको आंसर कर देना, सॉल्व कर देना है। आप इसको देखिए मान लेते कि 6 या 8 से 10 लाइन में, ये अगर आप मान लेते हैं कि 10-15 लाइन में अगर आप स्टेप में देते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर है ना। तो इस पर आप लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा। उस तरह सेक्शन सी में आपके पास 26 से 31 क्वेश्चन, 31 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड 32 से 35 ये होंगे 5 मार्क्स ईच, है ना। तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे अपन, है ना। तो इनके क्वेश्चंस को अगर मे भी अगर प्रूव करने वाला हो तो 2-2 पेज में आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। जितना अच्छे से आप अपने आंसर को लिखिएगा उतना अच्छा एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा वहाँ पर, ठीक है। जितना अच्छे से आप उसको समझा के आंसर देंगे उतना अच्छा आपको वो मार्क्स देगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर, अब सेक्शन ई में आइए। सेक्शन ई जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ईजी होते हैं, बस आपको कोई केस दिया जाएगा उसको आप पढ़िए, ठीक है। उसमें आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? ए से 4 मार्क्स के 1 होंगे, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चन होंगे कितने? 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 12 मार्क्स। और ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। ये आपने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर में जो स्टार्टिंग बेसिक फार्मूला होता है उसी पे बात होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि किससे कैसे आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइड हो रहे हैं, कैसे आपको आंसर देना है, कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, ये सारी बातें आपने यहाँ पर समझ ली। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए आपको, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आंसर कैसे आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। देखते चलिए आराम से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है।
और इन्होंने कैसे मार्जिन कर रखा है वो भी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो गया, जैसे 21 है ना, 21A, आप देखिए यहाँ पे 21A एंड 21B होना चाहिए, यहाँ पर 21 यहाँ पर बी होना, जैसे 22A एंड 22B। आपको जैसे कि आंसर देना है 21 का ए नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर 21A। अगर आप आंसर बी का दे रहे हैं तो 21 ब्रैकेट में आंसर बी करेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं 21 नंबर लिख दिया और आंसर दे दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसका आंसर है, इसका आंसर है। हालांकि एग्जामिनर तो समझ जाता है, फिर भी आप अपने तरफ से जितना परफेक्शन के साथ करेंगे आंसर उतना अच्छा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 22A एंड B, 23 में और का नहीं है। जैसे मान लेते 22 का बी नंबर अपने को आंसर देना, तो 22 एंड ब्रैकेट में बी लगा दिया, यानी उसका आंसर दिया है ना। 24, 25, ठीक है बच्चों। सेक्शन सी आ गए, 26 नंबर क्वेश्चन है ना। अब जैसे मान लेते हो 26 का मुझे बी नंबर का आंसर देना, तो 26 बी हो जाएगा यहाँ पर, एंड उसके बाद उसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो इन सब बातों को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। एंड देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। सेक्शन डी में आप लोग जो लॉन्ग टाइप आंसर थे, है ना, इसको अपने को करना है ग्राफ के थ्रू। अगर ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं तो ग्राफ के पेज आपको मिलेंगे, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। 35। अब देखिए सेक्शन ई जो केस बेस्ड स्टडी है ना, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये कोई केस है जो इस तरह डायग्राम के साथ आपके पास आएगा। डायग्राम को देखिए, डायग्राम से एक आइडिया लग जाएगी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फिर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए उसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें और भी दिया हुआ है एक, कि आप या तो इसका आंसर दे दो या इसका दे दो, है ना। और फर्स्ट एंड सेकंड के लिए क्या है, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 37, ठीक है, ये अपने पास है, ठीक। तो इसको देख पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर आइए 38 नंबर, ये आपका पेपर एंड हुआ। मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे मार्किंग करते हैं, कितने बच्चों का जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं डिस्क्रिप्टिव का, तो ये देखते हैं कि 1D 2B ऐसे डायरेक्ट ABCD के फॉर्म में अपना आंसर देते हैं। बट आपको यहाँ पर ऐसा आंसर नहीं देना है, ध्यान से समझिए इसको। आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी में क्या ऑप्शन है आपको वो लिखना है आंसर में, ठीक है। आपको सिर्फ D B ऐसे करके नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए आप लोग। आपको यहाँ पर जैसे सिर्फ ये लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है, इसके साथ आपको आंसर भी देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। इस तरीके से ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास, है ना, 20 क्वेश्चंस, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सेक्शन डी में आइए। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, समझिए यहाँ पर। तो सपोज है 21 में अपने पास क्या था क्वेश्चन, चलिए 21 में क्वेश्चन था कि आप इसको, ये 2 नंबर्स हैं और इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने 2 नंबर का फैक्टराइज कर दिया तो आपको आधा आधा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, हाफ नंबर मिल गया। अब उसका एलसीएम आपने फाइंड किया तो हाफ नंबर, और आपने एचसीएफ फाइंड कर दिया तो हाफ नंबर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने मान लेते यहीं तक किया, ठीक है, किसी बच्चे ने यहीं तक आंसर किया और अच्छे से किया है ना, तो उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 1.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उसने पूरा किया तो 2 नंबर, सिर्फ किसी ने फैक्टराइज कर दिया तो उसको हाफ नंबर करके 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए जितना आपको आता है उतना तो एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप पूरा करिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप पूरा करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर भी जैसा बोर्ड ने किया है वो अपन बता रहे हैं आपको, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से 22 क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देखना है, कैसे देना है, देखिए यहाँ पर इसके भी मार्किंग स्कीम है ना। तो कैसे आपको मार्क करना है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि 22A, तो 22 का अगर A नंबर आंसर दे रहे हैं तो 22A, ठीक है। अगर B दे रहे हैं तो 22B लिखेंगे वहाँ पर, ऐसे ही इस चीज़ को समझिए, ये 22A एंड 22B, क्लियर पॉइंट, ठीक है। ऐसे आप देखते चलिए कि मार्किंग स्कीम क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को आपने रेशनलाइज करना था, है ना, तो हमने क्या किया, अगर रेशनलाइज किया तो यहाँ पे अगर हमने सिर्फ इतना लिखा तो 1.5 नंबर, और फाइनल आंसर लाया। अगर मान लेते कोई बच्चा इतना लिख लिया, टाइम नहीं मिला, फाइनल आंसर नहीं निकाल पाया, ठीक है, तो फाइनल आंसर नहीं, इतना तो उसने सही किया तो उसको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर फाइनल आंसर निकाल लिया कैलकुलेट करके देखिए ये बोर्ड का आंसर है, तो इसको करने के बाद इसको यहाँ तक आने के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, है ना, 1.5। यहाँ तक कैसे आएंगे, आप कंजुगेट मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आगे कैलकुलेशन था 1-2 स्टेप का, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और इसके बाद अगर आंसर तक आते हैं तो आपको हाफ मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपको सिमिलर प्रूफ करना था, तो आपने इक्वेशन बनाया तो 1 मार्क्स मिल गया, दोनों को तीनों को कंबाइन किया तो 1 मार्क्स और मिल गए, ठीक है। चलिए, एंड अब अपने पास आ गए 3 नंबर वाले मार्क्स क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, यहाँ से हो गया अपने पास 1 1 2 एंड 3, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपने ये पॉलिनोमियल्स देखा और रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट लिखा तो 1 मार्क्स आ गया। उस जो यूज़ होने वाला है अगर हमने उसका कार्य कर लिया तो हमारे पास 1 मार्क्स और आ गए, है ना। और फाइनल आंसर दिया तो हाफ मार्क्स और आ गए, ठीक है। तो ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, आगे करते चलेंगे, ठीक है। अब मेन ये है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर सेक्शन डी जो है लॉन्ग टाइप आंसर था, ठीक है। ये तो ग्राफ वाला है तो करेक्ट ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन है ना, ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया। ये अदरवाइज आकर इस क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो आपने किस तरह से इसने स्टेटमेंट को लिखा है। जो चीज़ें ज़रूरी है वो पूरा लिखना चाहिए अपने को, है ना। स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करें। बच्चे क्या करते हैं, बस आंसर दे देते हैं ना। नहीं, आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको एग्जामिनर को क्वेश्चन आंसर के थ्रू अपने को उसको समझाना है। एग्जामिनर को आपको समझाना है, ऐसे मान के चलना है कि उसको कुछ नहीं आता, आप आंसर के थ्रू उसको समझाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 100% मार्क्स मिलेंगे। और आप देख पा रहे होंगे 34 है। अब जैसे डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, देखो तो करेक्ट फिगर 1 मार्क्स, है ना। कितने बच्चे डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना, मैंने देखा है कॉपी चेक करते हुए। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है तो हमें उसको ड्रॉ करना चाहिए। देखिए उसके लिए भी मार्क्स अपने पास है यहाँ पर, है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि मैंने कर लिया, आंसर ला दिया, हमने क्वेश्चन कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए सभी के लिए सेम पेपर होता है, कोई टॉप करता है, सभी पढ़ते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने को, ठीक है। ठीक है, 35 नंबर जो केस वेस्ट था शायद, नहीं 35 वो नहीं था, स्टैटिक्स, है ना। 36, 37 एंड 38 ये अपने केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले दो हमने क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से। और देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, है ना, बहुत ईजी होते हैं। फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला लगाने पे ये अपना सॉल्व हो जाता है। बस केस बेस्ड ये है कि क्वेश्चन को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग अपने को क्वेश्चन पे लेके आनी होती है। जितनी अच्छे अंडरस्टैंडिंग होगी अपने केस बेस्ड क्वेश्चन में उतना अच्छा समझ होगा, ठीक है। समझ के साथ अपन करेंगे तो ये भी मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। अब तो ये रहा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो बच्चे लेंगे सीबीएसई में, है ना, उनकी। अब जो अगर आप देखो यहाँ पर जो बेसिक मैथमेटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मैथमेटिक्स और बेसिक, देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी चीज़ें सेम है। देखिए क्वेश्चन इसमें भी 38 होने वाले हैं, 5 सेक्शन इसमें भी है, इसमें भी 20 MCQs हैं, है ना। 21 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर, 26 to 31 शॉर्ट आंसर एंड 32 to 35 लॉन्ग आंसर। 36, 37 एंड 38 क्या है आपके पास, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 3 स्टडी, है ना। तो ये बिल्कुल सेम है। और आप इसमें भी देखें कैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपके MCQs हो गए, ठीक है, देख पा रहे होंगे MCQs, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। MCQs में आइए आप, MCQs के बाद ये क्वेश्चंस आपके पास आ गए, और में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो जिसका आपको आंसर देना है आप उसी के, अगर 21 अगर मान लेते हैं 27A एंड B है यहाँ पर, है ना, तो 27A एंड B, ठीक है। अगर आपको 27A का आंसर दे रहे हो तो आप 27A लिख के आंसर लिखेंगे, एंड 27B का आंसर दे रहे हैं तो 27B करके आंसर देंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे, है ना। इसमें भी केस आपको डायग्राम मिलेंगे, अच्छे से डायग्राम देखना है, समझना है ना, पैराबोलिक है ना ये, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम समझिए इस चीज़ को। देखिए आपको आंसर कैसे देना है, आपको ABCD डायरेक्ट नहीं लिखना है, ABCD के बाद उसको आंसर भी आपको वहाँ पर लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का आंसर क्या होगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए यहाँ पर भी मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम है, जैसे अपन स्टैंडर्ड में था वैसे ही बेसिक में, ठीक है।
स्टैंडर्ड और बेसिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्टैंडर्ड के थोड़े क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लेवल के ही होते हैं, बट उसमें थोड़े से उसको मॉडरेट किया जाता है क्वेश्चंस को, है ना, ठीक है। तो और बेसिक में क्या है कि अपने पास एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, है ना। इसको समझिए आप लोग, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि कैसे इसने मार्क्स को, जैसे कि ये क्वेश्चन होगा जो भी आपके पास, तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन है ना, ABNDC, ठीक है। तो आपने देखो कि यहाँ पर डिस्टेंस ये लिख लिया, फिर आपने डिस्टेंस निकाला, कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो सभी के आपके मार्क्स हैं यहाँ पर। तो जितना स्टेप आपको अच्छे से आता है ऑनेस्टली आप उसको लिखें, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर लिखें, ताकि एग्जामिनर अच्छे से समझ पाएँ। एग्जामिनर को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसका मार्किंग स्कीम, समझ पा रहे होंगे। मैंने जो स्टैंडर्ड बताया वही अपने पास क्या है, बेसिक में भी है, तो ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक बात है एग्ज़ाम होने की, तो 2022-23, ठीक है, उसमें भी 15 फ़ेब से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। 23-24 में भी 15 फ़ेब से। अभी देखिए डेट शीट आया नहीं है अपना, नवंबर एंड दिसंबर में आएगा डेट शीट, लेकिन फिर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 15 फ़ेब के आसपास अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगिए, है ना, और जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने का ये बेनिफिट है कि जब आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जब आप रिवाइज़ करते हो, तो आपके नोट्स जो है ना सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। आप इसको 1-2 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो, और जो अपने बच्चे हैं वो आके हमसे मिलिए, जो अपने क्लास में पढ़ते हैं, है ना, डाउट पे मिल सकते हैं, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।